नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। HR न्यूज के दर्शकों को बड़ा इंतजार था पूरे हरियाणा का और अहीरवाल का। क्या रिजल्ट होगा, किस तरीके से समीकरण बने हैं, क्योंकि मतदान हो चुका है और तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद है और 8 तारीख को परिणाम आएगा। लेकिन हम बैठे हैं क्या स्थिति पे, दोनों पार्टियां हैं, किसकी क्या स्थिति है, उस चीज पे बात करने के लिए और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के बी पंडित जी और साथ के अंदर है एडवोकेट नरेश चौहान जी। इन दोनों से जानेंगे हरियाणा की क्या स्थिति है। के बी पंडित जी, बिना समय गवाए आपके पास आता हूं। आप करनाल के अंदर बैठे हैं, पूर्व सीएम सिटी है, किस तरीके से देखते हैं हरियाणा के परिणाम को? क्या आने वाला है? क्या चौंकाने वाले परिणाम आएंगे? कोई तरीका कोई आपको दिख रहा है? किस तरीके की क्या स्थिति है कांग्रेस की या बीजेपी की? देखो, कल जिस तरह से वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है और हैवी वोटिंग हुई है, उससे ये लगता है कि हरियाणा की जनता परिवर्तन चाहती थी और परिवर्तन के लिए उन्होंने वोट दिया है। और इसको सीधी भाषा में कहें तो बीजेपी पिछड़ी है और कांग्रेस आगे है। और जो हालात हैं उसमें बीजेपी खुद जिम्मेवार है उस हालात के लिए, क्योंकि वहाँ चाहे किसान की बात थी, जवान की बात थी, पहलवान की बात थी, उन्होंने मिस हैंडलिंग किया, तरीके से नहीं निपटाया उन बातों को, यानी लॉजिक एंड नहीं दिया। उसका रिजल्ट ये निकला कि भाई उनको, बीजेपी को ये खमियाजा भुगतना पड़ा। उसमें कांग्रेस ने कम मेहनत की, बीजेपी की जो कुकृत्य थे, जन विरोधी नीतियां थी, वो ज्यादा चुनाव में धारदार साबित हुई। और दूसरी बात ये थी कि एक चीज और हुई हरियाणा में, वो हरियाणा में जो थर्ड फंड खोलता था, जो पार्टियां होती थी, लोकदल है, जेजेपी है, उनके साथ जुड़ी और बसपा है या बसपा का दूसरा ग्रुप है या आम पार्टी है, ये अभी तक ये पार्टियां, ये क्षेत्रीय पार्टियां ये दावा करती रही थी कि हम किंग मेकर होंगे। लेकिन इस बार जो वोटिंग पैटर्न जैसे बना, उसमें अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के पास मुकाबला था। और दूसरी बात ये थी कि जो मुकाबला है उसमें जनता का जो उत्साह देखने को मिला, केवल शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी भीड़ थी। महिला और युवा विंग बड़ी मात्रा में उतरकर मैदान में आए और जोश खरोश के साथ उन्होंने वोट दी। चलिए एक सवाल कर लेते, चौहान साहब को जोड़ूंगा। लेकिन मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, 33% वोट 14 में बीजेपी को मिले थे, 19 में भी वो 33% मिले थे और 37% मिले थे 19 के अंदर। और अगर 33 में 47 सीट आती है, 37% में 40 सीट आती है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये सवाल चौहान साहब से करना है मुझे, अभी वो बड़ा विस्तार से बताएंगे। मैं आपका छोटे से आंकड़े चाहता हूँ। देखो, इसमें वोट की राजनीति नहीं होती, कई बार जनता के रुख की बात भी मैटर करती है। जब वोट पड़ती हैं तो उसमें परसेंटेज जब बढ़ जाता है, जब कुछ जगहों में बहुत बड़ी सपोर्ट उनको मिलती है, कुछ जगहों में उन्हें नहीं मिलती। नहीं, नारा लगा था ना, 75 बार का नारा लगा था ना 19 में, 75 बार का नारा लगा और 14 में मोदी लहर थी। नहीं, वो पर नारा लगने के बाद भी सीट तो 40 ही आई। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, उसका असर नहीं नजर आया ना। उसका ये इसलिए रहा, 33% में कम सीट क्यों हुई और 37 में क्यों बढ़ी। एक्चुअल क्या होता है, जनता के रुख की बात है, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वोट पड़ती हैं, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी के समर्थक ज्यादा थे, उन्होंने ज्यादा वोट दे दी, परसेंटेज बढ़ गया। ओवरऑल परसेंटेज नहीं बढ़ा था, ये मान के चलिए 40 सीट नहीं आती अगर ओवरऑल बढ़ता तो। अच्छा, एक और बता दीजिए, आपको लगता है प्रॉपर्टी आईडी, महंगाई, बेरोजगारी, पहचान पत्र, ये कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों की गले की फांस बना होता, उसका असर कहीं ना कहीं है? इस सवाल के बाद सीधे चौहान साहब को जोड़ूंगा। इसमें एक बात ये भी है, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और दूसरे जो इन्होंने पोर्टल निकाले थे, वो जनता को सूट नहीं करे, जनता उनसे दुखी ज्यादा हुई, समाधान नहीं हुआ। और वो एक इशू था बड़ा, जनता परेशान थी। बीजेपी के प्रति जो नाराजगी बढ़ाई है, वो बढ़ाई है इन पोर्टल ने, चाहे फैमिली आईडी थी चाहे दूसरी आईडी थी, हर लोग कहने लगे, तंग आ गए, गांव के लोग कहने लगे हमने घूमना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट थी, समाधान निकाला नहीं। तो वो गुस्सा निकाल लिया लोगों ने, निकाल दिया। चलिए, गुस्सा निकाल। चौहान साहब, समय का अभाव है, छोटा वीडियो करेंगे, जल्दी लोग सुनेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं पूरा प्रदेश का चुनाव है? ईरबल की 11 सीटों का आपने किया था,
अब तो मैं पूरे प्रदेश की आपसे बात कर रहा हूँ। केवी पंडित जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार है, पूरे 50 साल से ज्यादा का इनका पत्रकारिता का अनुभव, कहीं के पत्रकार संघ के अध्यक्ष रहे हैं, तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं एक बारीकी से जानते हैं। आप किस तरीके से? मोहनलाल जी, हमने पहले भी कहा है, और लोकसभा का चुनाव, ये विधानसभा का नहीं, लोकसभा का चुनाव भी पार्टियों से बढ़कर जनता ने ये चुनाव, जनता की परेशानियां, लेकिन जिस तरह से हमारे ओपिनियन पोल आए और हमने इन परेशानियों को देखते हुए एक अनुमान लगाया कि जनता जो है वो इनको उखाड़ कर फेंक देगी, उस अनुमान का और उन परेशानियों का भारतीय जनता पार्टी ने तो नोटिस लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन बातों का नोटिस नहीं लिया। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस हवाई ख्यालों में, सपनों में कि सरकार आ ही गई, आ रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने टिकट बंटवारे में, अपने मैनेजमेंट में, कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन में वो बड़ी कोताही बरती, कोई मैनेजमेंट नहीं किया। ये तो शुक्र है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का, जो उन्होंने आखिरी 3 दिनों में, 4 दिनों में रोड शो करके कांग्रेस की उन कमियों को, मैनेजमेंट को और खींचतान को कहीं ना कहीं कवर करने का फैसला किया। उसका नुकसान ये हुआ कि जो परेशानियों से वोटिंग परसेंटेज बढ़नी थी पूरे हरियाणा में, और पर्टिकुलरली उस जाट हार्टलैंड में, वो पोलिंग परसेंटेज ना तो पूरे हरियाणा में बढ़ी और ना जाट हार्टलैंड में बढ़ी। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का एक गेम प्लान था कि कम वोटिंग हो और मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो। उस हिसाब से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं 25 प्लस माइनस बीजेपी को दिखा रहे हैं, वरना ओपिनियन पोल के मुताबिक और ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक 15 प्लस माइनस पर खड़ी थी बीजेपी। लेकिन मेरे एक सवाल मैं आपसे भी कर लेता हूं, मैंने भी उनसे किया है। देखिए, 14 के अंदर 33% वोट मिलते हैं, 47 सीट आती है। 19 के अंदर 37% वोट मिलते हैं, 40 सीट आती है। इसके मायने में क्या समझू? इसके मायने बिल्कुल आप केवी पंडित जी, 1 मिनट रुकूं। केवी पंडित जी, पीछे आवाज आ रही है, प्लीज आप पीछे रोके आवाज। पंडित जी, पीछे लोग बोल रहे हैं, आप इनको बंद करें प्लीज। आपने ये सही पॉइंट आउट किया कि 2014 में जो पोलिंग थी टोटल हरियाणा में, जो इस बार सिर्फ 67% के करीब आई है, और 2014 में मोहनलाल जी वो पोलिंग परसेंटेज थी 76.59। तो पोलिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा थी। तो जब बहुत ज्यादा पोलिंग परसेंटेज हुई और बीजेपी को उसमें सिर्फ 33% वोट मिली, लेकिन लगभग 26% वोट आईएनएलडी को मिली, निर्दलियों को मिली, तो वो वहां बंटवारा हो गया और थोड़े थोड़े मार्जिन से भी बीजेपी जीत गई मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में, और उसकी 33% से ही 47 सीटें आ गई। जहां 2019 में पूरे हरियाणा में पोलिंग परसेंटेज 68.20 रही और बीजेपी को 37% वोट मिली, लेकिन उसकी टैली सिर्फ 40 पर अटक गई। और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को हुआ, क्योंकि 2019 में जो वोट आईएनएलडी को मिला था
उसके 2 टुकड़े करवा दिए बीजेपी ने, और वो कहीं ना कहीं रोको भाई, पंडित जी आपके पीछे आवाज आ रही है, प्लीज उनको बोले एक बार के बात ना करें, दूसरे का चले जाए, म्यूट कर दें, प्लीज इनम्यूट कर दें। हाँ, उनको बोले भाई दूसरे का में चले जाए, पीछे डिस्टर्ब हो गया सारा भाई घर के अंदर। तो उसमें वो 2 जगह बट गया, और वो दोनों मिला के भी 26% वोट नहीं ले पाए। उसके कारण कांग्रेस को, आप देखेंगे कि कांग्रेस को 28% वोट मिली, लेकिन सीटें 31 आई। लेकिन अब मैं आपका सिनेरियो जानना चाह रहा हूं, जो मुद्दे हैं, ये भी पंडित जी जो कह रहे हैं कि तो मुद्दों पर चुनाव हुआ है, कांग्रेस ने भाई एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश की है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग नाराज थे, लोग खुद कांग्रेस के साथ आए, आप भी इस बात को मान रहे हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं सीटों में बढ़ोतरी होनी चाहिए ना, जब लोग हवा के रुख के साथ आए हैं। हवा के रुख के साथ पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ी, तो ये क्या कारण है, यही तो आपसे जानना, यही कह रहे हैं हम कि मैनेजमेंट की कमी है कांग्रेस की, लेकिन और बीजेपी ने इंप्रूव किया। क्या आपको डील लगती है कोई? ओपिनियन पोल, डील तो रिजल्ट बताएगा कि भाई क्या रिजल्ट आ रहा है, पंडित जी मैनेजमेंट की पंडित जी देखिए, कह रहे मैनेजमेंट की कमी अभी भी कांग्रेस में रही है। आपको लगता है अंदर खाते में डील हुई है, जो कम सीटें अगर कहीं आ रही है, कहीं मान लो कमजोर पड़ रहा है? नहीं, बीजेपी का प्रयास ये था, आप इस बात को समझो, जब लगा बीजेपी को वो चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने अपने सारे उम्मीदवारों की पीछे ही आगे ना आया, समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, समीक्षा करी, लिखड़ा, जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार कमजोर थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट या सेकंड में जो लगता था जीत सकता है उनसे डील करी, उनको फाइनेंस भी किया, उनको दूसरी सहायता भी दी, और ये मैसेज देने का प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में जनता ज्यादा सकती, शहरी क्षेत्रों की नेचर देखेगी, जैसे हमारा करनाल का 13 सेक्टर है, वहाँ 1500 वोट हैं, 500 वोट जली, कोठी वाले निकले ही नहीं। हाँ, तो मैं वही पूछा, लोग बाहर नहीं निकले ना वोट डालने के लिए। भाई शहरी वोट तो कम निकला है बाहर वोट डालने के लिए। हाँ, भाई जहाँ सेक्टर थे वहां तो मैं बता रहा हूँ, एक सेक्टर का 13 का 1500 वोट थी, 500 मिली। लेकिन एक और सवाल उठता है, 3 छुट्टियां पड़ गई, वही सिनेरियो था, 5 दिन भी बढ़ाए गए, उसका आउटपुट आपको लगता है बीजेपी को मिला 5 दिन? ये सेल्फ गोल कर गई, कांग्रेस को उसका फायदा हुआ है? ये सेल्फ गोल कर गई, क्योंकि कांग्रेस को प्रचार के लिए समय निकला। अच्छा। राहुल ने जो माहौल बनाया, वो मौका इनकी बढ़ी हुई डेटों पर मिला। अच्छा। अगर इनकी डेट नहीं बढ़ी होती, तो जब राहुल ने शुरू करा था उस समय तो प्रचार बंद होने की स्थिति बनती। करा तो उन्होंने ये कोशिश था कि हमें प्रचार का मौका मिलेगा, बार्गेनिंग का मौका मिलेगा। अरे उसपे तो चौहान साहब ने बहुत बड़ा विश्लेषण किया था। चौहान साहब वही बात ये मान रहे हैं, देख ले, सेल्फ गोल कर गई, 5 दिन का समय कांग्रेस को संजीवनी दे गया। क्या लगता है? सही कह रहा हूं मैं, लेकिन उस संजीवनी का सही और प्रॉपर यूटिलाइजेशन कांग्रेस नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस इसको सही ढंग से करती तो वो अपने बागियों को भी मना सकती थी, अपने ऑफिशियल कैंडिडेट्स को भी कहीं ना कहीं पुशअप कर सकती थी। अब जो ये सीटें फंसी हुई हैं निर्दलियों की वजह से, वो फायदा बीजेपी को दे। अच्छा, एक और चीज नजर आ रही है, बावल में अगर हम देख ले, रंगा को टिकट मिली, रंगा के साथ जो पुराने थे टिकट के दावेदार, भगवाड़िया हो या सबरवाल हो, जो जिन्होंने ज्वाइन किया, या फिर जसवंत है, उन लोगों ने मदद नहीं की। अगर क्या लगता है, ये मदद होती तो और बड़ी जीत हो सकती थी, अगर भगवाड़िया मदद करती, क्योंकि वो जगदीश के साथ घूम रही है, रंगा के साथ नजर नहीं आई, खाली दिखावे के लिए। ये हर पार्टी में होता है। अब जो बराबर के साथी होते हैं, वो बहुत कम है जो बड़ा दिल रखते हैं। वो कहते हैं जीत गया तो छाती बैठ जाएगा, इसलिए वो दूसरे उम्मीदवारों को इधर तो कांग्रेस को तो संज्ञान लेना चाहिए ना पंडित जी। लेंगे, ऐसा कैसे मान के चल रहे हो? नहीं लेंगे, उनको ध्यान में है ये। अच्छा। जो सत्ता की मलाई खाने वाले हैं, उनका ध्यान रखेगी। अगर नहीं रखेंगे तो आगे दुख पाएंगे। नंबर चलिए अब चलते ये बता दीजिए, हरियाणा के अंदर क्या सिनेरियो होगा? कितनी सीट बीजेपी को मिल सकती है, कितनी कांग्रेस को मिल सकती है, कहां मिल सकती है? आपके पास 1 मिनट का समय है। देखो, ऐसा है कि इस समय कांग्रेस को सीट सभी रीजन में मिलेगी, चाहे वो जीटी रोड था, चाहे वो जाट लैंड थी, चाहे वो देश वाली लैंड सिरसा
फतेहाबाद वाली रैंक थी, चाहे अहीरवाल था, चाहे फरीदाबाद की साइड का लोग थे। कहाँ का कितनी ये बताओ ना, अब आप लोग बता रहे ये नहीं, सिर्फ 3-3 मिलेगी। अहीरवाल में कितनी आ सकती है 11 सीटों में से? अगर सारी टोटल 22 लगा दें, उसको फरीदाबाद को भी जोड़ दें, तो कितनी सीटें मिल सकती है? आप तो वरिष्ठ थे, मैंने इसीलिए तो कमाल से आपसे जोड़ा। 11 सीटें हैं अहीरवाल में, उसमें 6 सीटें तो कांग्रेस को चली जाएंगी, 3-4 पे मुकाबला है। अगर ये मुकाबला नहीं होता तो राव इंद्रजीत जैसे बड़े नेता को अटेली में ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, एक चीज, और वहां योगी राज को नहीं बुलाना पड़ता। तीसरी चीज ये है, अब कांग्रेस में और आपस में बीजेपी में फूट थी। राव इंद्रजीत को तो ये डर था कि उसके विरोधी ना पनप जाएं, इसलिए उन्होंने, चाहे वो नांगल चौधरी की सीट थी, चाहे वो बावल की सीट थी, चाहे कुछ और था, उनको ये था कि उनका उम्मीदवार जीते या नहीं जीते तो कांग्रेस ही हार जाए, चाहे कोसली हो, कहीं कोसली में भी जगदीश है भाई। बावल में तो रंगा से इतने दम नहीं है, रंगा में इतने एंटी नहीं है जितना कोसली में है। तो बावल में मुझे लगता है सोचते में राव का रहा होगा रंगा के लिए। देखो ऐसा है कि पहले लगता था अहीरवाल में एक मुश्त पड़ेगी। अब आगे बताओ हमारा प्रेम चल गया। देखो इसमें ये थी दूसरी बात, एक जीटी रोड पे 23-24 सीट थी, पिछली बार उनको उसमें से 13-14 सीट मिली थी, लेकिन इस बार लगता है कांग्रेस ज्यादा रहेगी, ये कम रहेंगी। चलो ऑल ओवर बता दो, छोड़ो ऑल ओवर बता दो, कांग्रेस कितनी बीजेपी कितनी, तो दर्शक इंतजार करते हैं एचआर न्यूज का, ये एचआर न्यूज क्या बताएगा। अब ये है, मेरा अंदाजा ये 55 से 60 के बीच वोट मिलेंगी, सीटें मिलेंगी। अच्छा। और कांग्रेस कंफर्टेबल मेजोरिटी में होगी, और बीजेपी का ये जो सपना था ना कि वो बाद में बार्गेनिंग कर लेगी, तोड़ लेगी। और निर्दलियों के बारे में एक बात आपसे कह दूं, निर्दलीय तो बने इसलिए हैं, अब जो सत्ता जिसकी बनेगी उसकी जय जयकार करेंगे। ये तो हैट्रिक का सपना चकनाचूर बीजेपी का। हाँ बिल्कुल। चलिए बिल्कुल आपने बात। अब चौहान साहब की बारी है। चौहान साहब अहीरवाल को साथ में जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए उन्होंने तो पूरा प्रदेश का बता दिया, आपका अहीरवाल पे अच्छा समीक्षा आपकी है, हालांकि है आपकी पूरी हरियाणा पे। अब आपका थोड़ा सा नजरिया समझ में आए। देखो हमने बताया ना कि ये कांग्रेस के मैनेजमेंट की वजह से बीजेपी को इस दक्षिणी हरियाणा और जीटी रोड बेल्ट के अलावा भी सीटें मिल रही हैं। अगर कांग्रेस का मैनेजमेंट सही होता तो बीजेपी सिर्फ दक्षिणी हरियाणा और जीटी बेल्ट तक ही सिमट जाती, जो हमारा ओपिनियन पोल के हिसाब से, जो कैंपेन के हिसाब से थी। लेकिन अब बीजेपी हर रीजन में, 4 रीजन को एक किस्म से हमने बांट रखा है हरियाणा को, तो उन बाकी 2 रीजन में भी बीजेपी को सीटें मिल रही है। जहां तक दक्षिणी हरियाणा की, गुड़गांव और फरीदाबाद और आपकी भिवानी महेंद्रगढ़, इन 27 सीटों पर 2019 में 14 सीटें एक किस्म से 16 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और 7 सीटें कांग्रेस के पास आई थी, 3 सीटें जजपा के पास आई थी, 1 सीट निर्दलीय के पास आई थी। तो इस बार 2024 में ये 16 से 15 रह जाएंगी, 14 रह जाएंगी, ये 14 भी रह सकती हैं। और जो कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, तो वो 11 तो हो ही जाएंगी, 3 जजपा की नहीं आ रही, 1 निर्दलीय की नहीं आ रही, तो 11 ये, लेकिन 1-2 सीट जो बीजेपी की घटेंगी वो भी कांग्रेस को बढ़ेंगी, तो 12 और 15 का सिनेरियो दक्षिणी हरियाणा में इन 3 लोकसभा चाहते और भी बढ़ सकता है, बस इसके आसपास रहेगा। चलिए बाकी और बेल्ट के अंदर, जैसे अभी पंडित जी बता रहे हैं, पता है जीटी हरियाणा में टोटल सीट बता दो। हमारा वही अनुमान है 55 प्लस माइनस। 55 प्लस माइनस। तो ये थे हमारे साथ केवी पंडित जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया
कि किस तरीके का चुनाव हुआ, लोग हताश थे, परेशान थे। हालांकि अब तमाम प्रत्याशियों की किस्मत जो ईवीएम में बंद है, परसों 8 तारीख को परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और लगातार हम आपको अपडेट देंगे क्या क्या स्थिति है। लेकिन जो चुनाव हुआ वो बताता है शांतिपूर्वक चुनाव रहा, ऐसी कोई छुटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो ऐसा कोई बड़ा अपवाद नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हरियाणा कहीं ना कहीं बदलाव की ओर, कहीं ना कहीं लोगों ने मतदान किया है, कितना बदलाव कर पाएंगे, क्या स्थिति होगी, किस तरीके से तोड़फोड़ करके सरकार बनती थी, वो शायद हरियाणा की जनता इस बार नहीं चाहती। ये भी पंडित जी सही कह रहा हूं मैं ये बात? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मतलब एक पार्टी को मैंडेट देंगे अगर देंगे तो, या फिर कुछ अभी भी लगता है आपको कि हो सकता है उठा पड़ा है एक ही पार्टी का, और वो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत कहीं ना कहीं देती हुई दिख रही है हमारे रुझानों में। हालांकि असली फैसला 8 तारीख को होगा। चौहान साहब आपको कुछ कहना है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मतलब एक तरफा एक पार्टी, और वो भी ये अभी भी लगता है कहीं कांग्रेस को कोई नुकसान हो सकता है अंदर खाते या कुछ और, मतलब ही नहीं, मतलब नहीं है। ये तमाम दोनों मेरे साथ जुड़े, केवी पंडित जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब आप जुड़े तमाम चीजों पे, और लगातार फिर आपसे जुड़ेंगे पंडित जी, अभी और आपसे धीरे धीरे डिटेल लेंगे। अभी कल मतदान हुआ है, अभी छन छन करके बूथ वाइज जब डिटेल आएगी तमाम अपडेट देंगे। लेकिन आज तक के सिनेरियो में लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट, तब तक के लिए नमस्कार।